स्मॉल बॉल इन हेमिस्फेरिकल अगर कोई भी बेटा बॉल को आप क्या करिए ऊपर से छोड़ेंगे तो जब वो नीचे जाएगा ना, जैसे मान लीजिए हेमिस्फेरिकल बॉल है, ठीक। अब एक बॉल को आपने बेटा क्या किया, स्मॉल बॉल छोड़ दिया, छोड़ेंगे, फ्री फॉल छोड़ेंगे तो आएगा तो यहाँ रुकेगा रही है ना, नहीं ऊपर तो जाएगा। तो इसका मोशन को हम लोग क्या कह लेते हैं, SHM कह लेते हैं। क्या कह लेंगे मोशन को? SHM कह लेते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है, ठीक है। तो बोला जाता है कोई अगर एक बॉल है उसे किसी स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल बाउल में क्या किया जाए, डिस्प्लेस करके मेन पोजीशन से छोड़ दिया। जैसे मान लो मेन पोजीशन है ना, अब इस पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो टू एंड फ्रो क्या करेंगे, मूवमेंट आता होगा। तो मोशन जो होता है उसे हम लोग कह लेते हैं SHM। मोशन जो होगा उसे क्या कहेंगे आप? SHM कह लेते हैं। मोशन जो आपका होगा उसे क्या कहेंगे आप? SHM कह लेते हैं। तो लिख लीजिएगा, पॉइंट बनाया आपने, SHM ऑफ है स्मॉल बॉल, ठीक है, इन्हें क्या हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है। यानी कि जब रोलिंग डाउन आपका होगा, रोल करेगा तो उस कंडीशन में उसका मोशन जो होगा वो SHM होगा। अब यहाँ पे टाइम पीरियड हमें निकालना होता है, थोड़ा सा दूसरा बनाना जैसे लिखें। सपोज बेटा ये जो बाउल है ना, इसकी रेडियस स्मॉल आ रहा है, इसकी रेडियस स्मॉल आ रहा है, और ये बाउल का रेडियस कैपिटल आ रहा है, और जो आपने स्फीयर इसमें लिया है इसको रोल करा रहे हैं उसका रेडियस स्मॉल आ रहा है। फिर जैसे जब आपने यहाँ से छोड़ा तो ये नीचे गया बेटा, यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ तक, तो ऐसा से टू एंड फ्रो का क्या होगा, मूवमेंट होगा, ठीक। अब कंडीशन बोला जाता है उसका टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक। तो जिस तरह से हम लोग किसी बाग को सिंपल पेंडुलम की हेल्प से टू एंड फ्रो मूव कराते थे, किसी क्या सिंपल पेंडुलम में किसी बाग को किसी स्ट्रिंग की हेल्प से क्या टू एंड फ्रो मूव कराते थे, तो वैसे ही इसको ट्रीट कर लो बेटा कि मान लो ये सेंटर पोजीशन है और ये बॉब है, ये टू एंड फ्रो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वहाँ स्ट्रिंग की हेल्प से कराते थे। यहाँ पे क्या है, ये बॉब खुद इस हेमिस्फेरिकल बाउल के अंदर आपका टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रहा है, ठीक। तो जो टाइप है वहाँ पे दिखाया जाता था इक्वल टू पाई रूट L बाई जी, क्या लिखते थे, किसी स्ट्रिंग के लिए लिखा जाता था, किसी कैसे सिंपल पेंडुलम में, तो वहाँ पे लिखते थे टाइप पीरियड इक्वल टू पाई रूट L बाई जी के बराबर होता था। यहाँ पे जो कंडीशन हम लोग लेंगे बेटा, यहाँ से यहाँ तक की टोटल रेडियस में कैपिटल R होगा, लेकिन इसका सेंटर क्या है, स्मॉल r ऊपर है, तो जो डिस्टेंस इफेक्टिव यहाँ पे बचेगा वो कैपिटल R माइनस स्मॉल r हो जाएगा। तो टाइम पीरियड आपका इसका हो जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की वैल्यू आएगी 2 पाई अंडर रूट r माइनस स्मॉल r अपॉन क्या, वहाँ का होता था L बाई जी, इक्विवेलेंट हम लोगों ने ले लिया। अब इसके सेंटर से ये दूरी कितनी हो जाएगी, इधर रेडियस R है ना, तो सेंटर आप वहाँ से डिस्टेंस मीजर करेंगे, इसका सेंटर आप वहाँ से यहाँ है और इसका सेंटर यहाँ पे, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कैपिटल R माइनस स्मॉल r के बराबर हो जाएगा। भाई बॉटम का बेस तक कोई R है ना, कैपिटल R है, तो उतना स्मॉल r ऊपर शिफ्टेड है वो, उसका सेंटर आप मास, तो कैपिटल R माइनस क्या हो जाएगा, स्मॉल r के बराबर होगा। तो टाइम पीरियड ऑसिलेशन का होगा, ठीक है, 2 पाई रूट R माइनस स्मॉल r अपॉन कितना जी के बराबर होता है। अगर किसी हेमिस्फेरिकल बाउल को जिसकी रेडियस कैपिटल R है उसमें स्मॉल बॉल को ऑसिलेट कराते हैं मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके, तो उस केस में टाइम पीरियड यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक। R क्या है, बड़े रेडियस ऑफ बाउल, ठीक, और स्मॉल r है रेडियस ऑफ बॉल, रेडियस ऑफ स्मॉल बॉल जो भी लिया आपने, स्मॉल बॉल का रेडियस आपका क्या है, स्मॉल r कैपिटल क्या, बाउल है उसका रेडियस कैपिटल r हो गया जी। टाइम पीरियड मास मतलब कहाँ, इस केस में वो स्प्रिंग के केसेस में मास काउंट किया जाता था बेटा। यहाँ पे आपका क्या मास पे जैसे आप सिंपल पेंडुलम इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई जी लेते थे ना, तो वहाँ पे जो पेंडुलम का मास होता था मास पे डिपेंड नहीं करता, तो उसका बिहेवियर वैसा ही है, बस वहाँ पे स्ट्रिंग की हेल्प से हम लोग रोटेट करते थे टू एंड फ्रो इन पोजीशन। यहाँ बाउल में टू एंड फ्रो क्या हो रहा है, वो रोटेट हो रहा है, ठीक। यहाँ सर मास कंजर्व, यहाँ पे मास के इंडिपेंडेंट होता है, मास पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करता, फ्री फॉल तो उसमें भी रहता है, किसमें,
कि भाई जैसे आप ले आने के लिए जो एक्सीलरेशन आपका है ये है मास का, ठीक। इसको मालूम हमने डिस्प्लेस किया इस पोजीशन पर, ठीक। एंगल कितना होगा, ठीक है। इसका वेट कितना होगा, लेंथ आपका यल है। मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट जो है वो जो लीनियर लेते हैं, ये मान लो वाई, ठीक। कितना डिस्प्लेस हुआ इन पोजीशन से, वाई डिस्प्लेस हुआ। वेट आपका एफ है, इसमें टेंशन टी आपका डेवलप होगा। वेट के दो कंपोनेंट हम लोग करेंगे, ठीक है। एक कंपोनेंट एम जी साइन थीटा के तरफ अंदर की तरफ और एम जी कॉस थीटा का। ये एम जी साइन थीटा जो है वो इसे कहाँ मेन पोजीशन की तरफ ले आएगा। ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, काम करेगा। इसकी वजह से बॉडी क्या करेगी, इधर की तरफ आएगी। अगर ये एंगल सेपरेशन हम लोग स्मॉल ले लेते हैं, क्या लेंगे, स्मॉल सेपरेशन के लिए थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा ले लेते हैं। तो टेन थीटा की वैल्यू होगी वाई बाई एल, कितना हो जाएगा, वाई बाई एल। मतलब यहाँ साइन थीटा की वैल्यू जब स्मॉल एंगुलर सेपरेशन होता है तो वहीं वाई बाई एल पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी साइन थीटा, थीटा इज स्मॉल, क्योंकि तभी ऐसे जब मान से जब वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक। थीटा इज वेरी स्मॉल, देन थीटा इक्वल टू साइन थीटा है, थीटा इक्वल टू साइन थीटा और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। और वैल्यू हमारा वाई बाई एल के बराबर हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट हमारा आ जाएगा कितना, एम जी वाई बाई एल के क्या हो गया, बराबर। और ये फोर्स किसी को रेशियो फोर्स में काम करेगा, यानी मेन पोजीशन की तरफ लाने का काम करेगा। जब मेन पोजीशन की तरफ लाने का काम करेगा तो हम लोग लिखते हैं लिखते हैं एफ की वैल्यू हमारी हो रही है एम जी वाई बाई कितना, एल के बराबर इक्वल टू कितना हो गया, एम टू ए। देखो एम कैंसिल हो गया, ए एक्सीलरेशन है, वाई डिस्प्लेसमेंट, इसको इधर ले आए तो वाई अपान ए करोगे तो एल ऊपर जाएगा, एल अपान क्या हो जाएगा, जी के बराबर, ठीक। तो देखो ये फैक्टर क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, ठीक। अब हमारा यही डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ये क्या है, एक्सीलरेशन है। इसकी वैल्यू एल बाई जी के बराबर आप लोगों ने बेसिक फार्मूला पढ़ा था एसएचएम के लिए, डिस्प्लेसमेंट अपान कितना, एक्सेलरेशन। अब डिस्प्लेसमेंट अपान एक्सेलरेशन की वैल्यू रख रहे हैं तो कितना आ रहा है, एल बाई जी के बराबर। सिंपल पेंडुलम के केस में आ गया। तो क्या मास पे डिपेंड कर रहा है आपकी, मास क्या हो रहा है आपका, कैंसिल हो जा रहा है, मास पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जब वही हम स्प्रिंग सिस्टम लेते हैं, क्योंकि स्प्रिंग को हम लोग वह स्प्रिंग मास से ऑसिलेट हो रहा है, अप एंड डाउन ऑसिलेशन हो रहा है, वहाँ पे कैंसिलेशन नहीं होता, इसलिए वहाँ पे वैल्यू क्या आती है, टी इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई के आता है। मास ज़्यादा होता तो टाइम पीरियड ज़्यादा, मास कम तो टाइम पीरियड कम, तो वो चीज़ अलग हो जाती है। यहाँ पे कंडीशन हमारा इसका बिहेवियर ऐसा है, ठीक है, समझ गया। चलिए जल्दी करिए, बन गया। नेक्स्ट लिखिएगा, SHM of a piston in a cylinder, SHM of a piston in a cylinder, SHM of a piston in a cylinder। हो गया, ठीक हो। बेटा कोई सिलेंडर है, अगर उसमें गैस फिल कर दी जाए, क्या कर दिया जाए, गैस फिल कर दिया जाए और उस पर एक पिस्टन लगा दिया जाए, ठीक। अब जब पिस्टन आप सेट कर देंगे, फिर इसको जब एक पिस्टन बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेट कर देंगे, तो कंडीशन क्या बनेगी, ये पिस्टन जो है वो पेपर है, फ्रिक्शन लेस, मास्टर फ्रिक्शन लेस है। इसमें मान लो गैस भरा हुआ है, क्या फिल्टर का गैस फिल्टर,
बाहर तो से। केस में क्या करें, इसमें इसको मान लो क्या किया, इसको प्रेस किया, वर्टिकल लिखते हैं ऐसे, तो बातें नहीं इतनी अच्छी बन रही है, वर्टिकल लिखते हैं। अभी कुछ नहीं है ना अब ये मास नॉर्मल कंडीशन में, इसमें है ये नॉर्मल कंडीशन में, अभी बजट टाइम में कैसे कंडीशन में है, नॉर्मल कंडीशन में है, मतलब इस पोजीशन में लाई कर रहे हैं, सब इसकी हाइट ये अच्छी, ठीक। एरिया सिस्टम में हमारा ये है, इसमें हमने एक ब्लॉक रखा, जिसका वजन माकियम अब ब्लॉक रखा और उसका लगाया जो भी हम लेते हैं, एक ब्लॉक रखा बेटा, तो इसका वेट नीचे की तरफ बात करेगा, डाउनवर्ड। इसकी वजह से ये कंप्रेस होगा, क्या करेगा, गैस कंप्रेस। ये कंप्रेस होने के बाद की कंडीशन मुझे नहीं जाती, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कर दिया है, क्या कर दिया, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर दिया। अब मान लो इस इक्विलिब्रियम मेंटेन की कंडीशन, इसका अगर प्रेशर के द्वारा जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाया जाएगा वो इसके वेट को अभी प्रेजेंट टाइम में बैलेंस करता है। जैसे स्प्रिंग सिस्टम बोला गया था ना, जब स्प्रिंग से लटकाया गया ब्लॉक को, तो पहले वो एक्सपेंड किया, जितना एक्सपेंशन वेट की वजह से होना था वो ऑलरेडी आपका हो गया, हो चुका था। ठीक। वेट की वजह से जो एक्सपेंशन था ऑलरेडी क्या हो चुका है। तो उसके बाद फिर क्या हो गया है कि अगर आप अगेन उसको कंप्रेस करते हो, अगेन क्या किया जाए, अगर उसे कंप्रेस करते हैं और दबा दिया जाए, तो वेट तो ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है, अब एक्स्ट्रा जब इस पर फोर्स लगाएंगे, इसको कंप्रेस कर देंगे, हाइट घटेगी। अब नीचे से लगने वाला जो प्रेशर की वजह से अपवर्ड फोर्स होगा, थ्रस्ट होगा, वो बढ़ जाएगा। जैसे ही फोर्स आप हटाओगे क्या करेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, जाके इसी की पोजीशन में रुकेगा नहीं ना, क्योंकि मोमेंटम फिर चलेगा तो और ऊपर तक चला जाएगा। तो इस तरह से अप एंड डाउन क्या करेगा, वो मूवमेंट होगा। सपोज अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारी जो हाइट थी, वो गैस जो उसमें फिल्ड है उसकी हाइट कितनी है आपकी है, एच है, कितना है, एच है। अब इस केस में पूछा जाता है बेटा टाइम पीरियड की वैल्यू जो आपकी होगी वो कितनी होगी। यहाँ पे जिस तरह से स्प्रिंग आपका वर्टिकली अप एंड डाउन होता था ना, वैसे आपका ये गैस काम करेगा। जैसे बाउल में बोला था लाइक स्प्रिंग किसके पेंडुलम की तरह बिहेव किया, यहाँ इसका बिहेवियर होगा जैसे हम लोग स्प्रिंग से कनेक्ट करके बॉडी को क्या करते हैं, वो काम करते हैं, उस तरह से आपका यहाँ मास मिलेगा, ठीक, यहाँ पे मास कंसीडरेबल होगा, ठीक। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो T बराबर कितना, 2 पाई अंडर रूट। अब की बात जैसे वहाँ पे हम लोग मास लेते थे ना, तो स्प्रिंग सिस्टम में फिर आप लिखते थे इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट या क्या एम बाई के लिखते थे। यहाँ पे जब लेते बेटा T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम एच अपान पी इंटू ए, एम एच अपान पी इंटू ए के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा एम एच अपान पी इंटू ए के बराबर। पी यहाँ पे प्रेशर है बेटा, यह मास आप और मास आप क्या जो बॉडी या ब्लॉक्स पे आपने रखा है, ठीक। यह इक्विलिब्रियम हाइट है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेवल ऑफ गैस, इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो गैस का फिल्ड उसका लेवल है, P आपका प्रेशर कह लो और A एरिया पे क्या कहते हैं बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कहते हैं, परीक्षा क्षेत्रफल हमने पढ़ा होगा। तो A यहाँ पे हमारा क्रॉस सेक्शनल क्या हो जाता है, एरिया होता है। तो इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कितनी वैल्यू होगी, कितनी वैल्यू होगी, उसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, हो जाएगा। तो ये कहानी आपकी हो गई। क्या होगा अगर सर कुछ बाहरी लॉस ना हो तो एक प्रक्रिया हमेशा चलती चलती रहती है, बट क्योंकि क्या होगा, फ्रिक्शन काम करेगा तो इसलिए धीरे धीरे क्या करता है, स्लो डाउन। रुक जाता है। हो गया। एक कंडीशन बनता है बेटा कि अगर टनल यर्थ जो है, यर्थ में अगर एक टनल बना दिया जाए, टनल मतलब सुरंग नीचे यर्थ के क्रॉस एक टनल बना दिया जाए और
उसमें किसी ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, ड्रॉप फेंका जाए, तो क्या करेगा, बीच में जाके रुक जाए। SHM करता है। क्या करेगा, SHM करता है। ठीक, सर थोड़ा टाइम से आ जाए करिए, धूप बहुत है ना। अरे तो 5 बजे तक लगेगा, क्या समझ, जैसे एग्जाम देने जाएंगे तो 6 बजे से है ना। कितने बजे रहता है एग्जाम, 2 से 5 ही रहेगा, 1 घंटा वहाँ में मार दिया तो फिर चलेंगे। डॉक्टर बनने के लिए बड़ा क्या हिंदी में कहते हैं, तपस्या करना पड़ता है, बलिदान देने पड़ते हैं, नात रिश्ते दोस्ती सब दुश्मनी सब भुलाने पड़ते हैं। हाँ, केवल एक ही दोस्ती काम आती है, वो पढ़ाई। किताबों वाली। ठीक है, जब से बच्चे मोबाइलों की दोस्ती कर लिए तब से गड़बड़ होने लगा। ठीक है, इसीलिए जितना जल्दी लौट के किताब पे आ जाएंगे उतनी ही क्या जल्दी सफलता मिल जाएगी। ठीक, चलिए देखिए, हो गया बेटा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे कि अगर यार में कर्नल बना दिया, या तुम क्या कर दिया, एक कर्नल बना दो बेटा। ठीक, सूरज जिसे कहते हैं, उस केस में अगर उसमें कर्नल बना देंगे तो कर्नल बनाने में क्या करेंगे, ठीक, क्या करेगा, हर ऑब्जेक्ट को या तो अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, जो यर्थ है अपनी कहाँ सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। कितना अट्रैक्ट करेगा, सेंटर की तरफ जो अट्रैक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, आपका यर्थ के द्वारा होता है। यर्थ के क्या करेगा, अपने सेंटर की तरफ हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे मान लो ये है इंटरनल, थोड़ा सा अगर सेंटर से करिए तो सराउंडिंग से निकाल देते हैं समझाने के लिए। यहाँ पे एक टनल बना दिया गया बेटा। ठीक, अब अगर किसी ऑब्जेक्ट को इसमें रखोगे, ठीक, इसका वेट किधर काम करेगा, पहले डाउनवर्ड सेंटर, हमेशा वेट जो होता है टुवर्ड सेंटर आता है, होता है किधर होता है, या कि सेंटर की तरफ इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा। इस वेट के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक आपका इधर की तरफ और इधर। तो इधर तक पूरा क्या है, या तो वहाँ जा नहीं सकता है, तो कंडीशन क्या होगी, इसका ये कंपोनेंट होता है। अगर हम लोगों ने यहाँ से एंगल थीटा ले रहे हैं तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, तो थीटा होगा। ठीक, अपोजिट एंगल है तो ये वैल्यू हमारी मिल जाएगी कितना, अगर यह मास की बॉडी है तो एम की कितना कॉस थीटा, एम की क्या है बेटा कॉस थीटा। इस कंपोनेंट की वजह से बॉडी क्या करेगी, नीचे की तरफ आएगी। और बेटा जैसे जैसे ये नीचे की तरफ यानी सेंटर की तरफ आएगी वैसे वैसे एंगल की वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा। और जब एंगल इंक्रीज करता है क्या करेगा, एंगल की वैल्यू अगर आपकी इंक्रीज कर रही है, वैल्यू छोटी होती है, इंक्रीज करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू आपकी डिक्रीज करेगी। कॉस थीटा का मान क्या करता है आपका, डिक्रीज करता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू आपकी जब डिक्रीज करेगी तो दैट मीन्स जो फोर्स लग रहा था वो घटता जाएगा, धीरे धीरे कम हो जब जाएगा। ये सेंटर पे आ जाएगा, जैसे सेंटर से पैरेलल आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू देखो यहाँ से यही से निकाल देना हम लोग, तो थीटा कितना हो जाएगा 90, और 90 का मतलब cos 90 की वैल्यू 0। यहाँ पे पहुँचने पर उसका उसमें लगने वाला फोर्स की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, लेकिन जब यहाँ से गिरेगा तब तक क्या करेगा, वो मोमेंटम गेन कर दिया होगा, काइनेटिक एनर्जी इसके पास हो चुकी होगी। तो उसकी वजह से फिर क्या करता है, वो नीचे की तरफ आना शुरू करेगा। कुछ दूर तक जैसे फिर नीचे की तरफ आना शुरू करेगा, इस पर फोर्स फिर किधर लगना शुरू हो गया, ऊपर की तरफ, सेंटर की तरफ। फिर इस पर ऊपर की तरफ फोर्स क्या होगा, डेवलप होगा। अब ये नीचे जाने का कोशिश करेगा, जैसे जैसे जाएगा ये यहाँ तक आते आते टर्मिनल तक, चूँकि हमने टर्मिनल से छोड़ा था, टर्मिनल तक आते आते इसकी वेलोसिटी के 0 हो जाएगी। ठीक, और फिर ये कहाँ जाएगा, ऊपर अप एंड डाउन बार बार क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो इसके मूवमेंट को हम लोग कहते हैं SHM। क्या कहेंगे, SHM। तो बोला जाता है इफ ए टनल, आर्टिफिशियल टनल इज मेक अक्रॉस द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड इन द टनल, then it oscillates up and down. Oscillates क्या, up and down, and its motion will be SHM. इसका मोशन कैसा होगा, SHM होगा। and time period of oscillation, रेडियस ऑफ अर्थ को लेते हैं RE, रेडियस ऑफ अर्थ क्या लिया हमने, RE ले रहे हो, तो period of oscillation की वैल्यू जो होगी
ए वैल्यू लिख देते हैं 2 पाई अंडर रूट आर ई बाई क्या जी के बराबर होता है। और यही वैल्यू जब हम यहाँ पे आर ई और सब्स्टिट्यूट करते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ आर ई जी एंड पाई इन एबव की क्वेश्चन। तो टी की वैल्यू लगभग 5026 सेकेंड आता है, 5026 सेकेंड के अप्रॉक्सीमेटली बराबर आता है, ठीक। और यही वैल्यू लगभग 84.6 मिनट के क्या होता है बराबर होता है। मतलब अगर आपने अर्थ के क्रॉस एक टनल बना दिया और उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को, अरे ऑब्जेक्ट को छोड़िए इवन अपने कूद जाइए, ठीक है। एक ऑसिलेशन कितने 84.6 मिनट के बाद फिर वहीं मिलेगी कहाँ जहाँ से आए थे। तो जैसे लगा रहे हैं क्या जीविशन प्रदर्शनियाँ झूला झुलाते हैं ना, एक बार खुदाई करो आप जनरेशन उसका फायदा उठाएंगे। क्या क्या करेंगे भैया टिकट 500 रुपया पूरी पृथ्वी का कितने सेकंड में आप इतने मिनट में, ठीक। एक बार ड्रॉप करो नीचे जाएगा फिर लौट के क्या रास्तों निकल लिया तो ठीक आएगा जरूर भले निकल लेगा, रिटर्न बैक उस लेवल पे आएगा जैसे आए हाथ मार के बाहर हमारा काम खत्म। रामायण खत्म सीता जी कौन थी मतलब सब वहाँ का पूरा वापस वहीं तक छोड़ गए। भाई साहब ये आया जब गिरा ये फोर्स नीचे लग रहा था, इसकी वजह से नीचे आया। यहाँ आते आते उसके पास मोमेंटम एंड एनर्जी काइनेटिक एनर्जी गेन कर चुकेगा। यहाँ पहुँचेगा तो फोर्स की वैल्यू 0 लगने लगी क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। जब यहाँ पहुँचेगा इस केस में थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, तो थीटा 90 तो फोर्स तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसने एक मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी गेन कर दिया। उसकी वजह से कहाँ आना शुरू करेगा नीचे, जैसे नीचे चलना शुरू करेगा इससे तो कहाँ फोर्स लगना शुरू, फिर से सेंटर की तरफ फिर से एक कंपोनेंट उसके ऊपर की तरफ लाएगा और वो कंपोनेंट क्या करेगा इसके डाउनवर्ड मोशन को क्या करेगा हिंडर करेगा, रोकना चाहेगा। और जब डाउनवर्ड मोशन को रोकना चाहेगा तो लेकिन उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी पहले से है, उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो नीचे आता रहेगा। जिस इंस्टेंट पे आपकी यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, ठीक। फिर से दोबारा क्या करेगा फोर्स तो ऊपर गिना है ना, फोर्स उस फोर्स की वजह से कहाँ जाना शुरू फिर ऊपर जाना शुरू, यहाँ जब पहुँचेगा तो 0 फोर्स तो 0 हो जाएगा यहाँ पहुँचने पे क्योंकि थीटा 90 हो गई, बट मोमेंटम है ना उसकी वजह से ऊपर जाएगा। तो अप एंड डाउन कल से खुदाई शुरू, हाँ जनरेशन टू जनरेशन की कमाई शुरू, हाँ है ना। अगर पॉसिबल होता तो ऐसे टनल बनाया जाता तब बंद गया होता, अब तक बंद गया। अंदर बहुत गर्मी रहती है ना, मेटल सब पिघल जाते हैं, पिघल जाते हैं ना। अरे हम लोग कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएंगे क्यों, ठीक। चलो देखो ये सब हाइपोथेटिकल है बेटा, ठीक है। तो इस केस में क्या अगर ऐसा होता तो इतने सेकंड के बाद जिस भी ऑब्जेक्ट को आप छोड़ोगे फिर लौट के क्या आएगा उसी लेवल पर आएगा, ठीक। 1 ट्रिप का चार्ज इतने आएगा, ठीक है। जितने ट्रिप लगाना वो बताइए भैया, है ना। क्यों जैसे 10 चक्कर 5 चक्कर कितना रुपये 50 रुपया, 5-10 चक्कर 25 रुपया, तो सर जी आपको एक चक्कर इतने हजार, हम पूरे पृथ्वी का ही करवा दे रहे हैं जी। 20-25 फीट का गड्ढा खोदने में पैसा क्यों देगा, 20-25 फीट में आपके सेंटर में पहुँच जाओगे, लौटाएगा कौन, वहीं जाके वहीं रह जाओगे। मैं तो सब लोग कुएं में कूदते फिर लौट के वापस आ जाते हैं। शक्ति हैं शक्ति दिखाते सब। चलो हो गया बेटा, समझ गई, जुड़ा जुड़ना है, वापस कब खुदाई कराना नहीं मगर खेत में। चलो देखो हो गया, समझ गया ना। तो टाइम पीरियड जो होता है बेटा, ठीक है, तो ये कंडीशन उसमें जो ऑब्जेक्ट डालेंगे वो कैसा क्या करेगा एज ए एसएचएम करेगा, ऑसिलेट होगा, उसका टाइम पीरियड आपको यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक। चलो मैंने जो पूछे जाने वाले हैं बेटा आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो ये कहानी हो गई आपकी किसकी एसएचएम का, ठीक। हो गया जी सर। नेक्स्ट यूनिट लिखिएगा, नेक्स्ट यूनिट
हाँ, वेव ऑसिलेशन यानी कि वेव ऑप्टिक्स। नेक्स्ट है आपका सर 22 को बंद हो जाएगा। अभी कंट्रोवर्शियल है, जो होगा वो यार देखा जाएगा। बसते हम लोग लास्ट यूनिट की तरफ चल रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताएंगे कि ये पूरा वेव वेव फ्रंट से कुछ शुरू होता है। हाँ, वेव फ्रंट से शुरू होता है। टाइप ऑफ वेव क्या होती है, वेव फ्रंट क्या होती है, अभी हम आउट को दे देंगे तो शीट निकाल के आपको दे देंगे। ठीक, दिखाने में का टाइम बचा नहीं है बेटा, चलो समझ लो। जो हमारी लाइट वेव होती है उनके प्रोपोगेशन के लिए डिफरेंट थ्योरीज दी गई थी, अलग अलग आपको थ्योरी दी गई थी, डिफरेंट क्या दिए गए थे, थ्योरीज दिए गए थे। थोड़ा सा 60 मिनट में इसको डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। ठीक है, कभी कभी जो हमारा आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी हो गया, या आपका मैक्सवेल है, न्यूटन्स आपका कार्पस्कुलर थ्योरी हो गई, तो कभी कभी वहाँ से स्टेटमेंट वे से या पूछ लिए जाते हैं। बहुत रेगुलर नहीं है बट कभी कभी बनते हैं, तो थोड़ा सा सुन लीजिए। जो लाइट प्रोपोगेशन के लिए बेटा हमारे पास स्पेशली जो नंबर 5 थ्योरीज जो एक्सेप्टेड थी वो दी गई थी। अलग अलग टाइम पे अलग अलग थ्योरी आई थी। ठीक है, देखो जो थ्योरी दी जाती है ना, तो उस सिचुएशन जब उसको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन किया जाता है। जो उस समय इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है या जो हमारे पास फैसिलिटीज़ होती हैं उससे अकॉर्डिंग हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इस सिस्टम में अभी पढ़ रहे हो आप। ठीक, फ्यूचर में हो सकता है 10-20 साल के बाद कुछ चेंजेज और आए। ठीक है, पहले के टाइम पे 10-20 साल पहले जब जो हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया गया था तो कंडीशन क्या थी, अलग थी। बच्चे जीजा लगा के पढ़ते थे, अभी बच्चे जीजा लगा के मोबाइल देखते हैं। ठीक, तो सिचुएशन बदल गई। उस टाइम पे बता रहता है क्लास बड़ा होता था तो उसमें अगर 80 बच्चों का बैच है तो 10 बच्चे होते थे जो थोड़ा सा लापरवाह टाइप के, 70 पढ़ने वाले होते थे। अगर 800 का बैच होगा तो 500 पढ़ने वाले होंगे, 95 क्या, हाँ पापा ने भगा दिया घर से इसलिए आ गया। ठीक, तो सिचुएशन आज के डेट में आपके लोग जो आ रहे हैं वो वही बचे हुए लोग हैं जो मतलब जिनकी इच्छा है पढ़नी। ठीक, बाकी जो थे पापा के जबरदस्ती वाले वो क्या गायब हो गए। मौसम एडवर्स चल रहा है, गर्मी आ रही है ना बेटा, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर आज की डेट में जो लोग आ रहे हो, ठीक है, ये आप वही हो जिनमें क्या कुछ जुनून है करने का। अब वो चीज़ें आप इतना जुनून लगा दीजिए कि आउटपुट मिल जाए, है ना। ये पक्का है कि आप आज के डेट में अगर आ रहे हो, इस गर्मी में लू में चल के आ रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप में करने का तमन्ना है तभी आ रहे हो, नहीं तो आपको भी गर्मी लगती है, ठंडी लगती है और पता नहीं क्या क्या होता है। ठीक, तो आप भी नहीं आते। बस वही है कि आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए जिसके लिए आप क्या करते हो, आते हो। नहीं, जो लोग नहीं आ रहे उनसे भी पीछे हो सकते हैं। नहीं मेहनत करोगे तो क्या होगा। ठीक, तो उस कंडीशन में ऐसा कुछ मेहनत करिए कि जिससे क्या हो, जहाँ तक जिसके लिए आते हैं वो चीज़ें आपको मिलें। ठीक है, थोड़ा समय देना पड़ता है बेटा, क्योंकि चूँकि बहुत सारे लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे किसी ने कभी कब से पढ़ना शुरू किया, किसी ने लेट में शुरू किया, किसी ने बहुत पहले शुरू किया देना। जबकि सबको एग्ज़ाम क्या है, साथ साथ। भाई आप 12th के बाद आए, 12th लेवल पे आपके यहाँ एजुकेशन का क्या लेवल था, आपके कॉलेज में कैसा सिचुएशन था, अलग अलग जम्मू से आप आए हो, अलग अलग सबका। ठीक, और सबको एग्ज़ाम क्या देना है, सेम पेपर। ऑल ओवर इंडिया वाले सब क्या पाएंगे सेम, चाहे आप BC में रहते हो, चाहे AC में रहते हो, चाहे विलायत पढ़ते हो, चाहे बस्ती में पढ़ते हो, चाहे गाँव में पढ़ते हो, कहीं भी आप रहे। ठीक है, चाहे आप 9th से तैयारी करना शुरू किए, चाहे 6th से किए, चाहे 12th के बाद में किए, चाहे आगे कर रहे हो। मतलब सबके क्या है, सिचुएशंस अलग अलग है प्रिपरेशन के, लेकिन सबका एम क्या है, एक ही है। और सबके लिए वो स्ट्रगल वाला जो पॉइंट है पेपर, वो सबके लिए क्या रहेगा, सेम। अब उसमें जो जितना बेहतर कर पाएगा उतना अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। ठीक, अब उसके करने के लिए मेहनत क्या करनी पड़ती है। ठीक है, समय देना पड़ता है, समय उसके लिए क्या देना पड़ता है। ठीक है, तो कभी भी किसी बड़ी चीज़ को पाने के लिए आप ये नहीं सोचिए कि हमें तुरंत मिल जाता है। तुरंत भी लोगों को मिलता है, तुरंत मतलब फर्स्ट टाइम में भी मिलता है लोगों को, लेकिन फर्स्ट टाइम में पाने के लिए आपको बैक वाला बहुत क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। मतलब वहाँ से फिर इटबट ना रहे। ठीक, जैसे मान लिया आपका 60% अगर बोर्ड कवर करता है, बोर्ड का पोर्शन, तो ये 60% आपका क्या होना चाहिए, परफेक्ट हो। 40% खाली आपका एप्लीकेशन उसमें ऐड करना है। ठीक, तो वो कंडीशन होती है। लेकिन अगर आपका उसमें भी ड्रॉबैक है तो उसको मैनेज करने में आपको समय देना पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके लिए ये ना करिए कि हमारा अभी पहली बार कर रहे हैं तो कम आया या ज़्यादा आया तो आप पता लगा अभी क्या डिप्रेशन में चले गए हैं, 2 दिन खाना नहीं खाए।
कुछ नहीं है। पढ़िए, बस अपनी जो हमारा काम है उसके लिए हम क्या करें, लगे रहें, ठीक। उसमें कोई कमी अपने स्तर से नहीं होनी चाहिए, और ये प्रयास रहे कि हम जिस टारगेट के लिए आए उसके अकॉर्डिंग मेहनत करें। अपने अकॉर्डिंग नहीं, तो अपने अकॉर्डिंग तो जो 18 घंटा सोता है वो भी करता है, अपने अकॉर्डिंग मेहनत जो 18 घंटा क्या कर रहा है, सो रहा है, वो भी कर रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें किससे अकॉर्डिंग करना है, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा क्या है टारगेट है, हमें उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, उस तरीके से और उसके अकॉर्डिंग मेहनत करना है, ठीक। तो चलिए फिलहाल बेटा, तो यहाँ पे अलग अलग थ्योरीज दी गई थी, किसके लिए, वेव प्रोपगेशन के लिए, जो लाइट का प्रोपगेशन आपका था उसके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग थ्योरीज दी गई थी। पहला जो आपको दिया था न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी गई थी। कौन सी बेटा, न्यूटन ने दिया था कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इनके अकॉर्डिंग क्या होता था बेटा, जो लाइट होता है उसका जो प्रोपगेशन होता है वो लीनियर, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता है लाइट का। रेक्टिलिनियर मतलब सीधा सीधा प्रोपगेशन होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन पहला इन्होंने किया। जबकि हाइगन्स के अकॉर्डिंग तो कहते थे, तो हाइगन्स ने कहा कि लाइट ट्रेवल इन द क्या हाइपोथेटिकल मीडियम, यानी कि जो हमारा हाइपोथेटिकल मीडियम होता है, ठीक है, उसे कोई इथेरियल मीडियम हम लोग कहते हैं, उसमें प्रोपोगेट होता है। क्या करता है, उसमें प्रोपोगेशन होता है एज वेव्स। किस फॉर्म में, वेव के फॉर्म में उसका प्रोपोगेशन होता है इथेरियल मीडियम, ठीक। ये दिया था किसने, हाइगन्स ने दिया, जिसे कहते हैं हाइगन्स वेव थ्योरी। दूसरा कंडीशन आपका मैक्सवेल ने जब उन्होंने कहा, तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या होता था बेटा, बोला लाइट, ठीक है, जो लाइट का आपका होता है ट्रेवल इन द क्या फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट का जो प्रोपोगेशन होता है मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग, बोला उन्होंने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अकॉर्डिंग होता है, और उनकी जो स्पीड होती है किसमें, लाइट के बराबर, फ्री स्पेस में वो लाइट के बराबर होता है। वैसे लोग आप देख सकते हैं कि म्यू 0 एप्सिलॉन 0 म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन। इसी को क्या मैक्सवेल क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहते हैं, EM वेव थ्योरी कहा जाता है, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग हो गया कि जो लाइट का जो प्रोपोगेशन है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या वेव के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है, और वो फ्री स्पेस में लाइट की वेलोसिटी से क्या करते हैं, मूव करते हैं। का मूवमेंट जो होगा फ्री स्पेस में किससे, लाइट की वेलोसिटी से उनका क्या होता है, आपका बेटा मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी हो गई किसका, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो बोला गया। इसके बाद आइंस्टीन का क्वांटम थ्योरी आई बेटा। आइंस्टीन की क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग होता था लाइट जो होता है इज प्रोड्यूस्ड क्या, ऊर्जा। लाइट कैसे बनता है आपका, बोलेंगे। जो आइंस्टीन की क्वांटम थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग क्या होता था, ऊर्जा फोटॉन के रूप में, नहीं वो तो फोटॉन के फॉर्म में होता है। इन्होंने कहा लाइट इज प्रोड्यूस्ड एंड एब्जॉर्ब्ड एंड प्रोपोगेटेड एज ए क्या पैकेट्स ऑफ एनर्जी पैकेट्स के बाद में बोला गया क्या, ठीक है, फोटॉन्स बोला गया, ठीक। क्या बोला गया, उसे क्वांटा या फोटॉन टर्म दिया गया। मतलब इनके अकॉर्डिंग क्या होता था, जो लाइट आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट का जो होती है हमारी जो एनर्जी का प्रोपोगेशन होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में होता है, उसी को फोटॉन या क्वांटा कहा गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये स्टेटमेंट था किसका, आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग। और बाद में सबसे लेटेस्ट जो है डी ब्रॉगली क्या डी ब्रॉगली थ्योरी दी गई। इसके अकॉर्डिंग क्या होता था, जो डी ब्रॉगली ने कहा था, उन्होंने कहा लाइट जो होता है प्रोपोगेट होता है बोथ एज ए पार्टिकल एंड वेव। मतलब उसमें किसके फॉर्म में, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों लाइट में पाई जाती है। जो अपनी लाइट होती है उसमें पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों पाया जाता है। अब अलग अलग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो होता है अलग अलग नेचर को उसको एक्सप्लेन किया गया, ठीक। ये तो पहला बेस कॉन्सेप्ट क्या था। दूसरा जो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी पहले जो दी गई, इन्होंने कहा लाइट प्रोपोगेटेड इन द क्या फ्रॉम ए टीनी इन द फॉर्म ऑफ ए टीनी पार्टिकल। जो हमारा न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी था, एक तो उन्होंने कहा कि इट इज़ बेस्ड ऑन लीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। पहला स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि ये किस पे बेस्ड होता है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ द किस पे, लाइट पे। और दूसरा उन्होंने कहा था कि लाइट का जो प्रोपोगेशन होता है इन द मीडियम, यानी कि जो मीडियम वो टीनी पार्टिकल छोटे छोटे कणों के रूप में होता है। किसके फॉर्म में, टीनी पार्टिकल के फॉर्म में होता है, उसी को कॉर्पस्कल्स कहा गया। क्या कहा गया, कॉर्पस्कल्स। इसलिए न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी बोली जाती है, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में हुआ, उसे कॉर्पस्कल कहा गया। और कलर ऑफ लाइट इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन, ठीक है, या डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पस्कल्स। जो कलर अलग अलग की लाइट के होते हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या होता था, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग होता था
कि बेटा जो कलर होते हैं, चूँकि कैप्सल्स जो हैं उनकी साइज़ अलग अलग होती है, उससे टकराते हैं तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट डिफ्रैक्ट होगी, इसकी वजह से अलग अलग क्या होता है, कलर दिखाई पड़ता है आपको। ठीक है, तो ये थ्योरी थी, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं हुई। हाइगन्स ने जो दिया था कि इसकी ट्रैवलिंग जो होती है हाइपोथेटिकल किसमें, मीडियम में होती है, जिसी को बाद में क्या कहा गया, इथेरियल मीडियम कहा गया। इन्होंने सेकंड स्टेटमेंट दिया कि इन्होंने प्रपोज किया कि जो लाइट आपकी होती है अकॉर्डिंग टू क्या, हाइगन्स वेव थ्योरी, बोला गया ही प्रपोज दैट लाइट वेव्स इज लॉन्गिट्यूडनल। कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। इन्होंने कहा लाइट वेव जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर का होता है। कल आप पहले वेव में शुरू समझाया गया था, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है कि जो मीडियम पार्ट के जो डिस्टर्बेंस उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपोगेशन हो रहा है। जैसे जब स्प्रिंग में आप फैलाते हो, खींचते हो, तो वहाँ पे रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन होता है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है एयर में, क्या हो रहा है, कहीं रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, कहीं कंप्रेशन हो रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल की कंडीशन में। इन्होंने कहा था लाइट वेव भी क्या होता है हमारा एज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट होता है, लेकिन बाद में लेटर, ठीक है, लेटर कहा गया इट वाज फाउंड दैट दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। बाद में ऑब्जर्व किया गया कि वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं बल्कि कैसा है, ट्रांसवर्स नेचर का होता है, यानी कि लाइट का प्रोपोगेशन होता है तो मीडियम पार्ट को उसके परपेंडिकुलरली क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो ट्रांसवर्स इन नेचर में बात किया गया। ठीक, अगला कंडीशन जब बनता है तो उसे कहते हैं मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पहला बोला गया लाइट की जो वेलोसिटी होती है, क्या सी की जो वैल्यू होती है रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के क्या होता है आपका बराबर होता है। तो सी की वैल्यू है रूट म्यू नॉट इंटू कितना हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो गया। ये किसके बेस पे दिया गया, किसके बेस पे, न्यूटन, इनके इन्होंने कहा न्यूटन ये वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा गया। ठीक, दूसरा हो गया इन्होंने कहा कि जो वेव्स होते हैं, वेव्स क्या करते हैं, कॉन्सिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारे वेव होते हैं उनमें बेटा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कॉन्सिस्ट करते हैं। क्या करते हैं वो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ कॉन्सिस्ट करते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, को एग्जिस्ट करती है। इलेक्ट्रिक और किसकी, मैग्नेटिक फील्ड दोनों की प्रॉपर्टी क्या करती है आपकी, को एग्जिस्ट करती है, साथ साथ आपकी पाई जाती है। ठीक, तो ये कंडीशन हमारा हो गया किसके लिए, ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हो गया न्यूटन्स क्या जो आपकी थ्योरी या वेव थ्योरी दी गई थी। ठीक, दूसरी चीज़ आपकी होती है यहाँ पे जो ऑसिलेशन, चूँकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं दोनों, म्यूचुअली आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होते हैं। जो आपका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, तीनों एक मतलब तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तीनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों ही आप एक दूसरे के कैसे पाए जाते हैं बेटा, परपेंडिकुलर पाए जाते हैं। तो परपेंडिकुलर तो हम लोग क्या कहते हैं, ईच अदर होता है। ठीक, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जब हम लोगों ने कहा था तो आइंस्टीन का एक तो आपका हो गया लाइट इज प्रोपोगेटेड क्या एंड ऑब्जर्व्ड। ठीक है, प्रोपोगेशन जो होता था किसके फॉर्म में, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में, जिसी को क्या कहा गया था, फोटॉन। अब इन्होंने बाद में कहा कि जो एनर्जी आपकी होती है, एनर्जी आपकी होती है, ठीक है, एक फोटॉन की इक्वल टू हम क्या पढ़ते हैं, एनर्जी ऑफ फोटॉन एचन्यू क्या होता है आपका, एचन्यू के बराबर होता है। ये 6.67 एचन्यू यस होता है, यहाँ पे क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू आपकी होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये क्या होगा आपका फ्रीक्वेंसी। तो किसी फोटॉन की जो एनर्जी होती है, ठीक है, जो फोटॉन है बेटा उसकी जो एनर्जी होती है वो एचन्यू के बराबर होते हैं। और यस में यहाँ पे इसी को जब न्यू बराबर आपने पढ़ा होगा सी बाई लेमडा, न्यू बराबर क्या होता है आपका सी बाई लेमडा के बराबर होता है। तो यही कर लेते हैं डी कंटिन्यूटी या सी बाई लेमडा होता है। यहाँ पे बेटा एचन्यू का है प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या कहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.67 तो ये होगा हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हो जाती है। और सी आपकी है लाइट, आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, लाइट ये क्या होगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हो जाती है। जो फ्रीक्वेंसी आपकी लाइट है जिसका प्रोपोगेशन हो रहा है उसकी आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक, एच तो लिखिए और सी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। बेटा जो एयर या वैक्यूम में हम लेते हैं तो 3 × 10⁻⁸ कितना 8 मीटर पर सेकंड के क्या होता है बराबर होता है। जो लाइट की वेलोसिटी हमें मिलती है वो क्या एयर या वैक्यूम में ड्राई एयर की बात करते हैं बेटा। ठीक, तो उसमें कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाता है। लेमडा का मतलब है वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है। क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट के साथ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, जिस वेवलेंथ की लाइट हमारी क्या हो रही है तो
प्रोपोगेट हो रही है वो कहलाता है हमारा वेवलेंथ आप क्या हो जाएगा, लाइट हो जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया आइंस्टीन क्वांटम क्या थ्योरी। दूसरा होता है डी ब्रॉगली डेवल क्या, डी ब्रॉगली का आपको क्या डेवल थ्योरी ऑफ लाइट। मतलब इन्होंने क्या कहा था डी ब्रॉगली ने कि लाइट में क्या होता है, पार्टिकल और वेव नेचर दोनों पाए जाते हैं। पहले भी बताया लाइट जो है उसमें क्या डी ब्रॉगली थ्योरी से अकॉर्डिंग होता है कि जो लाइट होता है वो डुअल बिहेवियर शो करता है, दैट मीन्स उसमें बहुत पार्टिकल एंड वेव नेचर पाए जाते हैं। पार्टिकल नेचर भी पाया जाता है बेटा, और कौन सा नेचर पाया जाता है, वेव नेचर भी पाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे जो वेव नेचर अब यहाँ पे इस पॉइंट पे पूछा जाता है, शीट को आप बोल देंगे दे देंगे, तो जो वेव नेचर आपका होता है लाइट का, वेव नेचर जो होता है पूरा ये डोमिनेट होता है व्हेन लाइट, ठीक है, इंटरेक्ट विथ द लाइट। वेव नेचर का डोमिनेशन तब होता है जब लाइट के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट होता है, तब उसको कहते हैं हम लोग उसमें क्या पाई जा रही है, वेव नेचर पाई जा रही है। और जब लाइट जो आपका है वो किससे इंटरेक्ट हो, मैटर से इंटरेक्ट होता है, यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से इंटरेक्ट होता है, तब उसे कह लेते हैं हम लोग कौन सा नेचर पाया जा रहा है उसमें, पार्टिकल नेचर। मैटर से इंटरेक्ट हो रहा है तो पार्टिकल नेचर, लाइट से इंटरेक्ट हो रहा है तो वेव नेचर आपका होता है। सर जी कोई धूल के कण से हमेशा हाँ, जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की हम लोग बात करते हैं, इससे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से अगर वो इंटरेक्ट हो रहा है तो उसे हम लोग कह लेते हैं बेटा कौन सा उसका पार्टिकल नेचर। और अगर हमारा क्या हो रहा है, किससे, लाइट से इंटरेक्ट हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कह लेते हैं, उसका वेव नेचर कहते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है बेटा कि कौन सी थ्योरी किस प्रॉपर्टी को, लाइट का जो हमारी प्रॉपर्टी है किसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, ठीक, या तो फिर आपको जब दिया जाएगा तो लिख ही लीजिए, क्योंकि वहाँ पर सिस्टम में नहीं रहेगा। देखो ऐसे पॉइंट कर लीजिएगा, बोले न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, एरो ला के मैं पॉइंट बना लूँगा। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी एक्सप्लेन द Newton's corpuscular theory, CORPUSCULAR, corpuscular theory explain the rectilinear propagation, explain the rectilinear propagation, comma, reflection and refraction of light, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन कमा रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हो गया, ये रिफ्लेक्शन को क्या करेंगे, क्या करते हैं बेटा, दोनों एक्सप्लेन करेंगे, एंड किसका, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन को एक्सप्लेन करते हैं। मतलब इन तीन फेनामेना को आपको क्या करते हैं, ये लाइट के एक्सप्लेन करता है। एक तो हो गया रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, दूसरा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक, तीसरा कंडीशन होता है, दूसरा होता है बेटा हमारा सेकंड लिखेंगे हाइगन्स वेव थ्योरी। सेकंड पॉइंट लिखिएगा हाइगन्स वेव थ्योरी। देखो हाइगन्स वेव थ्योरी केवल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करता है, बाकी जो हमारे मोस्टली जो लाइट की प्रॉपर्टीज हैं वो सारी हमारी एक्सप्लेन होती है किससे, हाइगन्स वेव थ्योरी के बेस पे। तो लिख लेंगे वो सभी पूरी दुनिया पूरी ब्रह्मांड को सोचे थे कि हाँ, तो लिखिएगा हाइगन्स वेव थ्योरी एक्सप्लेन रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, लाइट की जो भी प्रॉपर्टीज हैं केवल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को छोड़ के बाकी सारे के सारे इसके बेस में हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन कमा रिफ्लेक्शन प्रवर्तन कमा रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन कमा लगाते जाइएगा, डिस्पर्शन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन डबल रिफ्रैक्शन एंड डॉपलर इफेक्ट डबल रिफ्रैक्शन बेटा, मतलब दो सरफेसेस से रिफ्रैक्ट हो रही, डबल रिफ्रैक्शन एंड डॉपलर इफेक्ट DOPPLER डॉपलर्स इफेक्ट। बट अब कलर पेन चेंज कर लिया अगर आपके पास हो, बट डज नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अंडरलाइन कर लेना। ये सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है एक्सेप्ट किसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को।
एक काम कर लीजिए तो दो चीज़ें आपकी यहीं साथ में हो जाएंगी। आपने लिखा है क्या, हाइगन्स वेव थ्योरी एंड मैक्सवेल EM वेव थ्योरी, वही स्टेटमेंट में जहाँ लिखा है हाइगन्स वेव थ्योरी एंड वही बढ़ा लो, दोनों पॉइंट बन जाएगा। वो भी सारे को एक्सप्लेन करता है, केवल क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करता। एंड मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EM वेव थ्योरी, EM वेव थ्योरी, मैक्सवेल कैपिटल E कैपिटल M EM वेव थ्योरी, ये इन सारे फेनामेना को क्या करेगा, एक्सप्लेन करता है। ठीक, अब आता है आपका आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी। जो आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी होता है बेटा, ये आपका रेक्टेलिनियर प्रोपोगेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता है, बाकी फेनामेना को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो लिखिएगा अगला पॉइंट, आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी, आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी, आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, कमा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, कमा रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। ठीक, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे लिखेंगे, नेक्स्ट है बेटा डी ब्रॉगली थ्योरी। आज सर जी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं आज के समय में? क्या करें, आज के समय में सबसे मान्य कौन है? डी ब्रॉगली थ्योरी, ये सारे को एक्सप्लेन करता है A to Z। ठीक है, आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी भी हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे फेनोमेना हम उसके बेस पे एक्सप्लेन करते हैं। बट सबसे लेटेस्ट जो मानी जा रही है कि वो क्या है, जो सभी को एक्सप्लेन करती है, वो हमारा डी ब्रॉगली लेवल थ्योरी ऑफ क्या लाइट है। ठीक, उसी को डी ब्रॉगली वेव थ्योरी हम लोग कह लेते हैं। तो डी ब्रॉगली थ्योरी एक्सप्लेन most of all properties of light। अब सारे के सारा एक्सप्लेन करेगा बेटा। लाइक लिख लीजिए, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। आज के डेट में हम लोग ये भी मानते हैं कि लाइट हमारी कैसे चलती है, सीधी रेखा में चलती है, टेढ़ी चलती है। लाइट को क्या जूम किया जाता है, लाइट मूव मानते स्ट्रेट पाथ, इसमें स्ट्रेट पाथ में बेटा लाइट क्या करती है आपकी, मूव करती है, कि टेढ़ी में नहीं चलती है, कूदते हुए स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। इसीलिए कहा जाता है जब हम लोग क्या लगाते हैं, लाइट के फ्रंट पे कोई भी ऑब्जेक्ट लगा देते हैं तो क्या करता है उसका, ये क्या बनता है, शैडो बनता है। ठीक, क्या बनता है आपका, शैडो मतलब परछाई। ठीक, तो लिखेंगे क्या लिखा बेटा, लाइक रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, इंटरफियरेंस, डिस्पर्शन, इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डबल रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्शन, डॉपलर इफेक्ट। पढ़ा था ना डॉपलर इफेक्ट, अभी लाइट में भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, डॉपलर इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो जो हमारा कौन सा था, जो हम लोगों ने हाइगन्स वेव थ्योरी और मैक्सवेल EM वेव थ्योरी पढ़ा था, उसमें बेटा वो केवल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इन सारे प्रॉपर्टीज में एक्सप्लेन नहीं करता, बाकी को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा समझ लीजिए, अब कल इसको पढ़िएगा। आता है बेटा वेव फ्रंट, तरंगाग्र, तीन तरह से हो सकता है, गोला हो सकता है। तो वेव फ्रंट होता क्या है, पहला पॉइंट तो ये होता है, देखो वेव फ्रंट होता है किसी भी सोर्स के, कोई भी अगर आपको क्या दिया गया है, सोर्स दिया गया है, उसके सराउंडिंग, कोई भी सोर्स अगर आपको दिया गया है तो उसके जो सराउंडिंग आपके अगर एक इमेजिनरी सर्फेस ड्रा किया जाए, उस सर्फेस के ईच एंड एवरी पॉइंट्स पार्टिकल जो है अगर सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं तो उस लाइट को या उस सर्फेस को हम लोग क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। मतलब द सरफेस, ठीक है, द सरफेस अराउंड क्या लाइट सोर्स, ठीक है, एट विच ऑल पॉइंट्स आर वाइब्रेटेड इन द सेम फेज, जिसमें सारे उसके पार्टिकल जितने भी हैं वो सेम फेज में क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं।
उसे हम लोग कह देते हैं क्या, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट कह देते हैं, क्या नाम देते हैं उसे, वेव फ्रंट कह देते हैं क्या, उसी को टर्म दिया जाता है वेव फ्रंट हम लोग कह देते हैं। इंडियन तरंगा। यहाँ पे तीन कैटेगरी में हम लोग पढ़ेंगे, तीन कैटेगरी में क्या पढ़ेंगे, अगर पॉइंट सोर्स है, अगर हमारा क्या है पॉइंट सोर्स, अगर पॉइंट सोर्स है, कैसा है, Hybrid पॉइंट है। सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट आपका होता है वो स्फेरिकल बनता है। Spherical। इसके सराउंडिंग जितना भी डिफरेंट हम स्फीयर के सरफेस से ड्रा कर सकते हैं वो सब एक वेव फ्रंट का काम करेंगे। क्या करेंगे बेटा, वेव फ्रंट का काम करते हैं, तो ये कहलाएगा स्फेरिकल वेव फ्रंट कहलाता है। कैसा कहलाएगा बेटा, स्फेरिकल वेव फ्रंट होते हैं। ठीक, अब इनका ये जो लाइन हमने ड्रा किया ये काम करेगा वेव फ्रंट का, कैसा काम करेगा, वेव फ्रंट का। यहाँ पे स्फेरिकल वेव फ्रंट का आपका फॉर्मेशन होगा, मतलब इस सरफेस के जितने भी पार्टिकल होंगे वो सारे के सारे क्या सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे। इसके जो इनका जो वाइब्रेशन आपका होगा वो हमारा सिंबल उतना ही बना लेते हैं कि हम इसी तक का अभी दिखा सेकेंडरी वेवलेट वगैरह आगे डिस्कस करेंगे। तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोगों ने अगर मान लो ये बना रहे हैं, ये कंडीशन हमारा कहलाएगा क्या, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो अगर पॉइंट सोर्सेज हैं, कैसे हैं, पॉइंट सोर्सेज है बेटा, तो उस केस में हमारा जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। कैसा बना है, स्फेरिकल वेव फ्रंट का फॉर्मेशन होता है बिल्कुल इसके पॉइंट सोर्स की वजह से। अगर आपका लाइन सोर्स होता है, अब स्फेरिकल वेव फ्रंट का मतलब इसके जितने भी पॉइंट हैं, पार्टिकल हैं, वो सब सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे, सबकी कला जिसे हिंदी में कहते हैं वो समान होती है। ठीक, अगर लाइन सोर्स आप लेते हैं, कैसा है, ये लाइन सोर्स है, इसके सामने को वेव फ्रंट मिलता है बेटा, वो हमारा सिलेंडर का मिलता है। कैसा मिलेगा, अगर आपका लाइन सोर्स है तो वेव फ्रंट जो हमें मिलते हैं कैसे मिलते हैं, सिलेंडरिकल वेव फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। इसी लाइन सोर्स से जो वेव फ्रंट हमें ऑब्टेन होते हैं वो सिलेंडरिकल वेव फ्रंट हमारा क्या होता है, ऑब्टेन होता है। ड्यू टू ए लाइन सोर्स जहाँ वेव फ्रंट ऑब्टेन विल बी कैसा, सिलेंड्रिकल, तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आपका फॉर्मेशन आपका होता है ड्यू टू लाइन सोर्स। और अगर सोर्स हमारा वेरी लॉन्ग डिस्टेंस है, इनफाइनाइट पे नहीं जाती है, तो वहाँ पे हमारा कैसा प्लेन वेव फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। अगर आपकी इनफाइनाइट से लाइट आ रही है, ये माना जाता है हमें जो वेव फ्रंट मिलेंगे बेटा, ये कैसे मिलते हैं, हमारे प्लेन वेव फ्रंट का क्या होता है, आपका फॉर्मेशन होता है। तो वेव फ्रंट ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा बट तो वो आपका प्लेन वेव फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। अगर कैसे है, सोर्सेज हमारे कहाँ पे है, लाइट सोर्सेज इनफाइनाइट पे रखे गए हैं, तो ठीक है। तो ये डिफरेंट हमारे क्या होते हैं, सोर्सेज होते हैं, जिसके बेस पे वेव फ्रंट को हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। हमको सर ये कौन सा मिलता है, स्प्लेंडर किसी हमारे यहाँ तो ट्यूबलाइट जला रहे हो, नहीं सम हम सम से सम से सोर्स है ना, तो वहाँ पर कैसा मिलेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक, बट बेसिकली जो एक्सप्लेन किया गया है वो हमारे पॉइंट सोर्सेज के लिए किए गए। सही, अगर कमरे का बंद है, थोड़ा सा दरवाज़ा खोल दे तब जो लाइट आएगी उसमें क्या बोलेंगे, क्या कह रहे हैं, कमरा बंद है, अगर कमरे के बाहर रोशनी है, अंदर कुछ नहीं, अगर हल्का सा खोले तो हाँ, तो पतली आपकी जो वेव फ्रंट बनी ऐसे सिलेक्ट क्या होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट का फॉर्मेशन होगा। ठीक भाई, वो सोर्स एज ए होल से आ रही है, तो उससे क्या बनेगा आगे, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट को क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, एज ए पॉइंट सोर्स उसे ट्रीट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, एज ए पॉइंट सोर्स आप उसको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। ठीक, चलिए इतना कर लीजिए, सर आगे हैं आपको ये ले जा